हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कुछ फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बचे हुए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो प्लाज्मा मीडियम में जब ट्रैवल करती हैं तो कौन कौन से फॉर्मूले वहाँ से इंपॉर्टेंट है वो देखिए। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा का जैसे हमें पता है कि वो किस किस से मिलकर बनी होती है, चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल एंड आयन से। जो आयनोस्फीयर है जहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है वो एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है, यानी वहाँ पे एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहती है जिसके ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आएंगी उनको पास करने देगा मतलब कि वहाँ पे मीडियम जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगा। के और ईटा की वैल्यू वहाँ पे क्या होंगी, रियल होंगी। अगर उससे लेस फ्रिक्वेंसी आ रही है तो उनको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, यानी वहाँ पे प्रोपेगेशन नहीं होगा। या फिर हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि मीडियम जो होगा वहाँ पे कैसा होगा, ओपेक होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो कंडक्टिविटी होती है प्लाज्मा की वो दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, फॉर स्टैटिक और फॉर डायनामिक। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक का मतलब जो कि कांस्टेंट है, टाइम के विद रिस्पेक्ट वेरी नहीं कर रही है, तो सिग्मा एस एन ई स्क्वायर टाउ ओवर एम होगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ओमेगा इज फ्रिक्वेंसी। डायनामिक में आई एन ई स्क्वेयर एम ओमेगा होगा और टोटल क्या होगी, इन दोनों का आप एडिशन कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आप प्लाज्मा एक अपने आप में एक न्यूट्रल स्टेट होती है तो वहाँ पे रो जो वॉल्यूम चार्ज है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन होंगी, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, कर्ल ऑफ इक्वल टू माइनस कर्ली बाय कर्ली टी, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा ई प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ली ई ओवर कर्ली टी। ठीक है, जो के स्क्वेयर यहाँ पे प्रोपेगेशन जो वेक्टर का स्क्वेयर है यहाँ पे डिफाइन होगा वो होगा ओमेगा स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वेयर ओवर ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा पी जो कि प्लाज्मा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल टू होती है एन ई स्क्वेयर ओवर एम एप्सिलॉन नोट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है सी ओवर वी के इक्वल होता है और वेलोसिटी जो होती है ओमेगा बाई के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कह सकते हैं के सी ओवर ओमेगा, और के की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए। तो के की वैल्यू पुट करने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा, √1 माइनस ओमेगा पी और ओमेगा का स्क्वायर। यानी आपको ये टर्म तो आपको याद ही होती है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे के की वैल्यू को याद करना है, ओमेगा पी की वैल्यू को याद करना है, जिससे आप ईटा की वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमने ओमेगा पी यहाँ पे देखा क्या वैल्यू है, यहाँ से एफ पी निकाल सकते हैं। एफ पी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी ओमेगा ओवर 2 पाई। ठीक है, 1/2 पाई करेंगे तो आपके पास एफ पी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो ओमेगा पी है वो √n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ पी को अगर आप देखें 1/2 पाई से और डिवाइड कर दे इसको तो दिस इज नियरली इक्वल टू 9 √n। तो ये रिजल्ट बहुत यूज होता है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ यहाँ पे निकालें तो वो इक्वल टू होती है सी ओवर ओमेगा पी के। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ईएमटी में आता है जो कि पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, डेफिनेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो आपके वेक्टर हैं वो होते हैं और वही उनकी क्या होती है, पोलराइजेशन स्टेट होती है। ट्रांसवर्स वेव कभी भी पोलराइज नहीं हो सकती, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी भी पोलराइज नहीं हो सकती। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, तो वो पोलराइज हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपको पता है इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर आप एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट लिखें तो वो होगा, मान लो दो वेव है उनके एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट अगर आप लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos ऑफ फाइव। इंटेंसिटी की टर्म में हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम कब होगा, वन cos ऑफ फाइव इज इक्वल टू +1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। मिनिमम कब होगा, cos ऑफ फाइव इक्वल टू -1, उस केस में ये क्या आ जाएगा, √I1 माइनस I2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। उसके बाद देखिए सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव का रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे। तो अगर दोनों वेव सेमी स्टेट में पोलराइज हैं तो सिंपली उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो यहाँ पे अगर अदर देन दिस केस है
तो उस केस में सिंपली वेक्टरली ऐड हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया E1 और E2 इस तरीके से डिफाइन है, इसकी पोलराइजेशन डायरेक्शन एक्स कैप है, इसकी वाई कैप है, तो इनका सिंपल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट दोनों का वेक्टर एडिशन, तो वो आ जाएगा एक्स कैप प्लस वाई कैप e⁻r आटा kz माइनस ओमेगा टी। अब देखिए स्टेट ऑफ पोलराइजेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो आप कहेंगे कि क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। अगर परपेंडिकुलर है तो आप फेज डिफरेंस चेक करेंगे। फेज डिफरेंस चेक करने में अगर फेज डिफरेंस 0 पाई 2 पाई है तो आप कहेंगे प्लेन पोलराइज है। फेज डिफरेंस 90 डिग्री 3 पाई बाई 2 है तो आप फिर एम्पलीट्यूड चेक करेंगे। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो सर्कुलरली पोलराइज होते हैं, एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है तो इलिप्टिकली पोलराइज होते हैं। और अगर फेज डिफरेंस इनके अलावा है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 ये नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इलिप्टिकली पोलराइज होगा। अब आपको ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज है या राइट हैंडेड है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल से मैंने यहाँ पे समझाया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है, ये क्या है, सुपर पोजिशन है एक्स कैप और वाई कैप का। अब आपने क्योंकि इसकी जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो क्या है, जेड कैप है, जेड डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट कर रही है, तो उसको आप मान लीजिए कि ओरिजिन से शुरू हो रही है, तो जेड को हमने क्या पुट कर दिया, 0। दोनों में जेड को 0 पुट करेंगे तो हमारी जो ई की वैल्यू है वो ये इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे एंगल को आप पहले 0 पुट कीजिए, एंगल क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा टी को 0 पुट करेंगे तो ई की जो डायरेक्शन आती है वो एक्स कैप आती है, और अगर ओमेगा टी को पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ई की डायरेक्शन क्या आती है, माइनस वाई कैप। तो आप एक्स से कहाँ पे आए, माइनस वाई कैप, ये वाई कैप डायरेक्शन है, ये माइनस वाई कैप डायरेक्शन है, तो आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलते हैं तो ऑप्टिकली ये क्या होते हैं, राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट होती हैं। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो राइट सर्कुलरली पोलराइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको आप डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, फेज रिटार्डेशन या फिर बीम स्प्लिटर। स्कैटरिंग जो आपने रेले स्कैटरिंग पढ़ा है, यहाँ से आपकी जो वेव प्रोड्यूस होती है वो पार्शली प्लेन पोलराइज लाइट होती है। तो फर्स्ट देखिए रिफ्लेक्शन से कैसे कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो आपके लिए है ब्रीविस्टर लॉ, इसमें क्या होता है, जो आपकी लाइट है बाय रिफ्लेक्शन पोलराइज हो जाती है। अगर आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो ब्रीविस्टर एंगल के इक्वल है, थीटा बी के इक्वल है, यानी कि ये सिचुएशन है कि थीटा आर और थीटा टी का जो सम है वो पाई बाय 2 है, तो उस सिचुएशन में अगर उस एंगल पे आपकी लाइट गिरती है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो क्या होगी, आपकी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगी। और जो उसकी पोलराइजेशन डायरेक्शन होगी, जैसे ये प्लेन कौन सा जो पेज है हमारा, वो क्या है, इंसिडेंस प्लेन है, जिस प्लेन में आपकी वेव जो है इंसिडेंस हो रही है, और वो पोलराइज क्या कहाँ हो रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज होगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगी। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, जैसे हमें पता है साइन थीटा 2 थीटा आई बाई थीटा टी जो होता है, ईटा 2 ओवर ईटा 1 होता है। थीटा टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा बी लिख देंगे, और थीटा आई बी क्या हो जाएगा, आपका थीटा बी हो जाएगा। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा बी क्या निकल जाएगा, थीटा बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। अब इसी चीज़ को जब ये लाइट ट्रांसमिट होती है ये पार्शली पोलराइज होती है, अगर इसको आप बार बार प्लेट से ट्रांसमिट करते रहेंगे तो वो फिल्टर होती रहेगी, यहाँ से आपकी जो है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बाहर निकल जाएंगे, और कई प्लेट्स से पास होने के बाद यहाँ पे जो कंपोनेंट बचते हैं वो सारे क्या रह जाएंगे, पैरेलल कंपोनेंट रह जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, लाइट को प्लेन पोलराइज कर सकते हैं, और ये जो प्लेन होगा वो इंसिडेंस प्लेन में ही होगा। तो जिस प्लेन में आपकी लाइट पोलराइज हो रही है वो कौन सा है, आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाय फेज रिटार्डेशन। तो यहाँ पे कुछ क्रिस्टल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि ई रे ओ रे में स्प्लिट कर देते हैं। तो ई रे क्या होती हैं, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। ओ रे जो ऑर्डिनरी रे होती हैं वो ओबे करती हैं। ई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, ये सेम स्पीड से हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। तो एक ऐसी क्रिस्टल में पर्टिकुलर ऐसी डायरेक्शन होती है जिसमें ई रे ओ रे दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, और उस डायरेक्शन को या उस एक्सिस को हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है।
अब जो हमारे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं जो ई रे ओ रे देते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? यूनिएक्सियल हो सकते हैं जिनमें एक ही ऑप्टिक एक्सिस होती है, या बाई एक्सियल हो सकते हैं जिसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होते हैं। यूनिएक्सियल में फिर नेगेटिव यूनिएक्सियल और पॉजिटिव यूनिएक्सियल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान रख लेना कि नेगेटिव यूनिएक्सियल का मतलब है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज ग्रेटर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जिसकी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी। ठीक है, पॉजिटिव यूनिएक्सियल में ये सभी टर्म क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, लॉ ऑफ मेलिस देखिए कि आपने एक अनपोलराइज लाइट डाली है जिसके पास इंटेंसिटी आई नोट है, वो किसी पोलराइजर से पास कर रही है। आफ्टर पासिंग वो क्या हो जाती है? प्लेन पोलराइजर। अब एक और पोलराइजर है, वहाँ पे उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो प्रीवियस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो आई नोट कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेट्स होती हैं जो कि वहाँ पे क्या क्रिएट कर देती है? फेज डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जैसे कि क्वार्टर वेव प्लेट। तो हमें पता है जो फेज डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? 2π/λ पाथ डिफरेंस के इक्वल होता है। तो जो क्वार्टर वेव प्लेट होती है वो पाथ डिफरेंस λ/4 का इंट्रोड्यूस करती है, और फेज डिफरेंस वहाँ से क्या आ जाएगा? π/2 का। यहाँ से जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो मैंने बता ही दिया है कि डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल से जब पास करती है वो ई रे ओ रे में स्प्लिट हो जाती है। अब देखिए ऑप्टिकल पाथ किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल करेगा इनटू में जिस मीडियम में ट्रैवल करेगा उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई रे के लिए अगर ऑप्टिकल पाथ देखें, टी थिकनेस की प्लेट आपने ले ली है तो एन ई टी हो जाएगा, और ओ रे के लिए एन ओ टी हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ऊपर पढ़ा था हमने, दैट पाथ डिफरेंस जो है क्वार्टर वेव प्लेट के लिए वो λ/4 है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? λ/4 डिवाइडेड बाय एन ई माइनस एन नोट फॉर क्वार्टर वेव प्लेट। अगर हाफ के लिए निकालें तो हाफ में पाथ डिफरेंस λ/2 का होता है, तो यहाँ से थिकनेस क्या आ जाएगी? λ/2 एन ई माइनस एन ओ। ठीक है, अगर मान लो ये जो थिकनेस हमने कैलकुलेट की है ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट के लिए की है, अगर थिकनेस इनके बीच में इफ़ टी इज़ नॉट इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज़, तो हम कहेंगे उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0π/2 पाई या 3/2 π/2 इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो आपकी लाइट है वो कैसी है? इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि लाइट आपकी प्लेन पोलराइज है, पार्शली पोलराइज है, अनपोलराइज है, सर्कुलरली या इलिप्टिकली। तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो लाइट है, गिवन लाइट, उसको निकोल क्रिस्टल से पास करवाना है और उसको क्या करना है? रोटेट करके देखना है। अगर रोटेशन से इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है और आपको एक ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो मिनिमा मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि लाइट कैसी है? प्लेन पोलराइज है। आप वो रोटेट कर रहे हैं, वेरिएशन हो रहा है इंटेंसिटी में, बट मिनिमा नॉन जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे या तो लाइट पार्शियली प्लेन पोलराइज है या तो कहेंगे इलिप्टिकली पोलराइज है। अगर कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे सर्कुलरली पोलराइज है या फिर अनपोलराइज है। तो अब इन दोनों केसेस में से आपको चेक करना हो तो क्या करोगे आप? जैसे कि अगर पार्शियली पोलराइज लाइट या अनपोलराइज लाइट को क्वार्टर वेव प्लेट से आप डालते हैं, λ/4 का जो आपका पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है, तो वो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर रोटेटिंग क्रिस्टल से अगर आप देखते हैं तो इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा और नॉन जीरो मिनिमा आपको मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि लाइट जो है, देखिए यहाँ पे पार्शली और अनपोलराइज अलग अलग उसमें है, यहाँ पे वेरिएशन नॉन जीरो मिनिमा है, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो आपको इलिप्टिकल पार्शली के साथ कंपैरिजन करना है। तो आप कहेंगे कि अगर इस केस से आगे आप बढ़े हैं तो आप कहेंगे कि वो क्या है? पार्शली है। इस केस से गए हैं तो आप कहेंगे अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, इलिप्टिकल और सर्कुलर को अगर λ/4 प्लेट से डालते हैं तो उसको क्या बना देती हैं? प्लेन पोलराइज लाइट बना देती है। अगर रोटेटिंग क्रिस्टल के साथ देखते हैं तो इंटेंसिटी वेरी करेगी और जीरो मिनिमा आएगा, तो आप कहेंगे कि लाइट क्या थी? इलिप्टिकली या फिर सर्कुलरली पोलराइज लाइट थी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि λ/2 प्लेट कैसा इफेक्ट डालते हैं, λ/4 प्लेट कैसा इफेक्ट डालते हैं। λ/2 प्लेट से जो फेज चेंज होता है वो पाई का होता है, तो प्लेन पोलराइज है, प्लेन ही रहेगी। सर्कुलर है, सर्कुलर रहेगी। इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल रहेगी। सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि राइट सर्कुलरली पोलराइज है तो लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगी। सिमिलर मैनर में इलिप्टिकली के केस में राइट है तो लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगी। अगर λ/4 प्लेट से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज को वो सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल बना देता है, डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड सेम होगा तो सर्कुलर होगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो इलिप्टिकल होगी।
सर्कुलर को करें तो प्लेन पोलराइज बना देगा, एलिप्टिकल को पास करते हैं तो वो क्या बना देगा, उसको प्लेन पोलराइज लाइट बना देगा। अब बाउंड्री कंडीशन देखिए, डायलैक्ट्रिक वैसे हम देख चुके हैं कि ई पैरेलल कंपोनेंट इक्वल होगा डी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बी परपेंडिकुलर, एच पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रेक्शनल इक्वेशन देखिए फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, कि आपने एक इंसिडेंस रे को इंसिडेंस किया है जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼1 है, ठीक है। प्रोपेगेशन वेक्टर के है, रिफ्लेक्ट होके प्रोपेगेशन वेक्टर के प्राइम दे रहा है, रिफ्रैक्टेड का के डबल प्राइम दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼2 है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, दैट ई नोट डबल प्राइम, ठीक है। मैग्नीट्यूड इन जो आपका सेकंड मीडियम है ट्रांसमिटेड का, यानी ट्रांसमिटेड ओवर इंसिडेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 𝜼1 / 𝜼1 + 𝜼2। ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड ओवर ट्रांसमिटेड, तो ये क्या आ जाएगा, 𝜼2 - 𝜼1 / 2 𝜼2। दोनों को डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टेड ओवर आपकी जो है इंसिडेंस, तो वो क्या आ जाएगा, 𝜼2 - 𝜼1 / 𝜼2 - 𝜼1, यानी ये किसको बता रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ओवर इंसिडेंट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा। ट्रांसमिशन कैसे निकालेंगे, ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, या इस रीजन में हो रहा है, तो ट्रांसमिटेड ओवर इंसिडेंट का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसमिटेड कोएफिशिएंट आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 4n1 n2 और n1 + n2 का स्क्वायर। r + t को ऐड करते हैं तो वो टोटल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखिए, अब केस क्या है कि अगर मान लो आपका सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिस मीडियम से इंसिडेंट किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो आप कहेंगे कि रेयर टू डेंसर मीडियम क्या हो रहा है आपका, रेयर टू डेंसर मीडियम आपकी वेव जा रही है। और जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाते हैं तो टुवर्ड नॉर्मल बैंड होते हैं, इस वजह से जो इंसिडेंस एंगल है वो ज़्यादा होगा और जो आपका ट्रांसमिटेड एंगल है वो क्या होगा, आपका कम होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो उसमें फेज चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में फेज चेंज नहीं आएगा। अगर अपोजिट है, 𝜼2 आपका कम है, 𝜼1 आपका ज़्यादा है, यानी डेंसर टू रेयर मीडियम अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में फेज चेंज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फेज चेंज नहीं आता है। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसमिट करनी है तो एक पर्टिकुलर रेंज तक हम ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का, ये कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या फॉर्मूले वहाँ पे यूज़ होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन हमेशा ही TEM यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड को सपोर्ट करती हैं और इसकी रेंज जो होती है फ्रिक्वेंसी की 0 to 3 GHz होती है। अगर इससे ज़्यादा रेंज की फ्रिक्वेंसी को आपको प्रोपेगेट करवाना है तो फिर हम वेव गाइड का यूज़ करते हैं। 3 GHz तक हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके की आपकी लाइन हो सकती है, यानी 2 वायर लाइन हो सकती है। 2 वायर है जिनका खुद का डायमीटर d है और दोनों के बीच में सेपरेशन कैपिटल D है, तो वहाँ पे आपका जो L की वैल्यू होगी इंडक्टेंस और आपके जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो इस तरीके से डिफाइन होगी, ठीक है। कोएक्सियल केबल है, इनर डायमीटर स्मॉल d है, आउटर कैपिटल D है, तो वहाँ पे आपका इंडक्टेंस और कंडक्टेंस इस तरीके से डिफाइन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे Z0 आ जाएगा R + jωL/G + jωC से। लॉसलेस कंडीशन की बात करें, लॉसलेस मतलब R = G = 0, अगर R और G दोनों को 0 पुट कर दे तो ये आ जाएगा √L/C। डिस्टोर्शन लेस में ये रेशियो इक्वल होता है, ये रेशियो इक्वल होने की वजह से भी आपका J0 क्या आ जाता है, आइदर L/C आइदर R/G के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रोपेगेशन कोफिशिएंट गामा को अगर आप बताएं तो गामा = √R + jωL G + jωL के इक्वल होता है। अगेन लॉसलेस कंडीशन मतलब RG = 0, तो यहाँ पे दोनों को 0 पुट करेंगे तो ये गामा = jω √LC आ जाएगा। डिस्टोर्शन लेस मतलब ये रेशियो इक्वल होगा, तो रेशियो इक्वल होने की वजह से R/G = L/C, तो ये रेशियो इक्वल होने की वजह से ये आपके पास गामा = √LC ब्रैकेट R/L + jω के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अभी जो आपका रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है ये
इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ था 5 मार्क्स में। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है, जो लोड आपका इम्पीडेंस माइनस जेड नोट ओवर जेड एल प्लस जेड नोट के इक्वल होता है। अगर मैच लोड है, मतलब मैच का मतलब है जेड एल इज इक्वल टू जेड नोट, तो उस सिचुएशन में ये टर्म जीरो होगी, तो गामा एल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो, तो वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जेड एल अगर आपका जीरो हो जाए, जेड एल मतलब कोई लोड नहीं है, तो सर्किट कैसा, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे गामा एल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, वहाँ पे मैक्सिमम लोड है, तो गामा एल 1 आ जाएगा, यानी गामा एल यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। अब देखिए वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो, अब इस फॉर्मूला पे अगर न्यूमेरिकल आ गया है अभी, तो इस पे भी आ सकता है, तो ये भी आप क्रैम कर लीजिए। वी एस डब्ल्यू आर जो होता है 1 प्लस मोड वैल्यू ऑफ गामा एल बाई 1 माइनस मोड वैल्यू ऑफ गामा एल होती है। अगेन वही मैच कंडीशन क्या होगी, जेड एल इक्वल टू जेड नोट। उस सिचुएशन में हमने गामा एल की वैल्यू अभी निकाली है। वैन मैच कंडीशन में गामा एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, अभी हमने निकाली थी, जीरो होती है। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। शॉर्ट में जो आपका जेड एल है जीरो है, उस सिचुएशन में गामा एल -1 आया है। -1 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो अगेन आपका जो वी एस डब्ल्यू आर है वो इन्फानाइट हो जाएगा ओपन सर्किट में। आपने गामा एल निकाला है वो इक्वल टू 1 आया है, तो यहाँ पे भी आपका जो रेशो है ये इन्फानाइट के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए गोज एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें, ये यहाँ पे क्या है, वेक्टर पोटेंशियल, और फाई क्या है, स्केलर पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में लिखते थे या मैग्नेटोस्टैट में लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैट में E इज इक्वल टू माइनस डेल भी लिखते थे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, तो आपका जो B इज इक्वल टू होगा वो डेल क्रॉस ए होगा। ए वेक्टर पोटेंशियल है और E इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस करली ए ओवर करली टी के इक्वल होगा। गोस ट्रांसफॉर्मेशन अगर करें तो ए प्राइम क्या आ जाता है, ए प्लस जो है आपका डेल्टा लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, और लैम्डा यहाँ पे क्या है, गोस कांस्टेंट है। फाई प्राइम क्या है, फाई माइनस करली ए ओवर करली टी के। कूलम गोज में कंडीशन क्या होती है, कूलम गोज हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन डेल डॉट ए इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो हम यूज़ करेंगे कूलम गोज। और यहाँ से जो आपकी इक्वेशन निकल के आती है वो क्या आएगी, डेल डॉट ई इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। ई की जगह पे हम यहाँ पे निकाला है जो हमने, ये इक्वेशन पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन पुट करेंगे तो माइनस डेल स्क्वायर माइनस कर ली और कर ली टी डेल डॉट ए इक्वल टू ये आ जाएगा। ये कंडीशन क्या है, जीरो, तो यहाँ से आ गया डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो और एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द पॉजिटिव इक्वेशन। लॉरेंस गोज कंडीशन क्या होती है कि डेल डॉट ए प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर करली फाई बाई करली टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये है। तो फिर आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आएंगी आपकी, ये आपका है डी लैम्बर्ट्स ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो और एप्सिलॉन नॉट, डेल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ओवर करली टी स्क्वायर। तो इस तरीके से लॉरेंस गोज आपकी जो इक्वेशन है वो ये आएगी, ठीक है। अब देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लगाएं तो ये आपके पास सिचुएशन क्या दे रखी है कि एक आपका फ्रेम रेस्ट में है, एक मूविंग फ्रेम है, वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो आपकी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेंगी। वाई डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो इस तरीके से आएगा, देखिए ई वाई प्राइम है तो ई वाई माइनस वी बी जेड है, नेगेटिव साइन है। ई जेड में क्या है, पॉजिटिव साइन, यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे जस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन को अगर देखें साइक्लिक ऑर्डर में एक्स वाई जेड, तो नेक्स्ट में नेगेटिव और उससे नेक्स्ट में क्या है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है, अपोजिट है, नेक्स्ट में पॉजिटिव से नेक्स्ट में क्या है, नेगेटिव साइन। सिमिलर मैनर में अगर आपका वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई के बाद वाली डायरेक्शन जेड है, इसमें नेगेटिव आएगा, और उसके बाद वाली डायरेक्शन क्या है, एक्स है, उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे आपने याद रखना है सीक्वेंस में। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो लॉरेंट्स इनवेरिएंट होती हैं, जैसे चार्ज ई डॉट पी, ये मैं आपको क्लासिकल में भी बता चुकी हूँ। ई डॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर हम इसको अगर गॉसियन यूनिटी में देखें तो ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया है, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी लैम्बर्ट ऑपरेटर भी इनवेरिएंट होता है, आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इनवेरिएंट होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनवेरिएंट होता है। अगर आपको एम के एस टू गॉसियन कोई कन्वर्जन लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एप्सिलॉन नॉट को 1/4 से कन्वर्ट करना है, ए को ए बाई सी से, ई को ई ही रहने देना है, म्यू नॉट को 4π/c स्क्वायर से, और बी को क्या करना है, b/c से रिप्लेस कर देना है। अब देखिए रेडिएशंस जो एमिट होती हैं
उनकी डिपेंडेंसी यानी पावर जो एमिट होती है रेडिएशन से, उसकी डिपेंडेंसी कैसे वेरी करती है। अगर स्टेशनरी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 1/r² के साथ वेरी करेगी। स्टेशनरी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, 0। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे एस की वैल्यू E×B करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0। पावर क्या होती है, पावर इज दी, पावर हमने निकाली थी इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर निकालेंगे तो इंटेंसिटी इंटू एरिया विद इंटीग्रेशन, यानी एवरेज ऑफ S/dA। एस इज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, तो ये भी 0 आ जाएगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये 1/r², ये भी 1/r², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो S 1/r4, और पावर जो होगी आपके 1/r² के साथ वेरी करेगी क्योंकि वो क्या हो जाती है, एरिया से मल्टीप्लाई। एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी यहाँ से आपको रेडिएशन की डिपेंडेंसी मिलती है। तो रेडिएशन जो एमिट होती है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी 1/r, मैग्नेटिक फील्ड S की 1/r², और जो पावर एमिट होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के लिए आपका VAE सब की डिपेंडेंसी 1/r के साथ वेरी करती है। अब देखिए, अगर मान लो डायपोल के केस में आपसे पूछा जाए तो जो पावर एमिटेड होती है उसका एक फॉर्मूला ये है कि एवरेज ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ डायपोल, P यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, उसके मोड का स्क्वायर ओवर 6πε0 c³ के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डिपेंडेंसी जो होती है V और A की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, EB की ओमेगा² होगी, S की क्या होगी आपकी ओमेगा 4 के इक्वल होगी, और P की क्या होगी फिर ओमेगा 4 के ही इक्वल आएगी। एवरेज ऑफ S मैंने यहाँ लिखा हुआ है μ0 P0² ओमेगा 4 ओवर 32π² c, ये आपका sin²θ/r² r कैप, और P की वैल्यू अगर निकालें तो μ0 P0² ओमेगा 4 ओवर 12πc, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो आपका एक्सियल है, नो पावर इज रेडिएटेड अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल, मैक्सिमम जो पावर है वो इक्वेटोरियल प्लेन में आपकी मिलेगी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओमेगा 4 के। अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल के लिए पहली डिपेंडेंसी यहाँ दे रखी, V = 0 होगा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, B ओमेगा², E ओमेगा², S फिर क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा 4, पावर भी ओमेगा 4, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखी है P की जगह पे क्या आ गया आपका यहाँ पे m0 आ गया और c³, ठीक है, यही चेंज है इसमें। कंपैरिजन अगर करते हैं पावर एमिटेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल तो इनका रेशियो जो होता है P0 c/m0 का होल स्क्वायर होता है। P0 यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड m0 इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और क्वार्टर पोल की वजह से जो पावर रेडिएटेड होती है वो ओमेगा 6 के साथ वेरी करती है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसकी वजह से जो पावर एमिट होती है वो क्या होगी, μ0 Q² γ6 ओवर 6πc A² - V×A ओवर C के इक्वल होगी। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तब लार्मर फॉर्मूला वहाँ पे लगता है, वो आपका आएगा μ0 Q² ओवर A4, A इज एक्सेलरेशन 6πc, ठीक है। अगर रिलेटिविस्टिक केस है तो वहाँ पे दो सिचुएशन बनती हैं कि आइदर V इज परपेंडिकुलर टू A, V परपेंडिकुलर टू A है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन ऑफ थीटा आता है। साइन थीटा का क्या मतलब हो गया आपका, थीटा इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री 1 हो गया, यानी कि A² 1 - V²/C² बनेगा, यानी वो क्या बन गया 1/γ², तो γ4 के साथ वो क्या करेगी, वेरी करेगी। और ऐसे ही जो रेडिएशन उनको बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, तो पावर जो होगी γ4 के साथ यहाँ पे वेरी करेगी। अगर एंटी पैरेलल है तो वहाँ पे थीटा जो आ जाएगा 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो वो γ6 के साथ यहाँ पे वेरी करेगी। और ऐसे ही रेडिएशन को बोलते हैं ब्रह्मस्ट्रलिंग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन। इस पर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वेव गाइड क्या होते हैं। जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन को देखा कि वो जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गाइड करती हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए, तो वेव गाइड भी ऐसा ही इक्विपमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनको गाइड करता है, सिग्नल को गाइड करता है कि वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएँ। लेकिन जैसे ट्रांसमिशन लाइन जो है आपकी लो फ्रिक्वेंसी को ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। वेव गाइड की रेंज होती है 3 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज के इक्वल, तो वर्किंग रेंज इसकी ज़्यादा होती है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी को आप लोगों को ट्रांसमिट करना है तो हम वेव गाइड का यूज़ करते हैं। जनरली जो वेव गाइड यूज़ करते हैं वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड हम यूज़ करते हैं, और उसी को हम फर्दर स्टडी करेंगे। वेव गाइड सपोर्ट करते हैं TE और TM मोड को, TEM मोड को वेव गाइड सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट करती है, ठीक है। अब ये हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर की सभी रेडिएशन को पास करेंगे, अदरवाइज उस फ्रिक्वेंसी के नीचे की रेडिएशन को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे।
ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक वेव गाइड हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ये जेड डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में आपकी वेव जो है प्रोपेगेट कर रही है। टीई मोड का मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ट्रांसमिशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इस कैविटी के अंदर या इस वेव गाइड के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है। मान लीजिए ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेशन है जो कि पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हर एक डायरेक्शन में इस तरीके से होगा। अगर आप जेड डायरेक्शन में देखें तो ई का जो कंपोनेंट है कभी भी जेड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो ई जेड यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। बट बी का कंपोनेंट जा सकता है, क्योंकि बी को आप अलोंग दिस डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, आपका कुछ यहाँ होगा, इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो बी का जो कंपोनेंट है जेड की डायरेक्शन में वो आपका हम नॉन जीरो आएगा, और हम इंटरेस्टेड भी उसी कंपोनेंट को हैं स्टडी करने में जो कि प्रोपेगेशन डायरेक्शन के अलोंग आते हैं। तो ई जेड टी ई मोड में ई जेड कंपोनेंट जीरो आता है, बी जेड क्या आता है, नॉन जीरो आता है। सिमिलरली टी एम मोड में, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में क्या होगा, बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वहाँ पे बी जेड कंपोनेंट जीरो आ जाएगा और ई जेड क्या होगा, आपका नॉन जीरो होगा। जो वेव इक्वेशन होती है ये हमने पढ़ी है कि डेल स्क्वायर ई -1/c² कर्ल स्क्वायर ई ओवर कर्ल टी स्क्वायर जो है जीरो के इक्वल है। सिमिलर मैनर में फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन निकाले तो टी मोड के लिए, क्योंकि बी जेड नॉन जीरो है, तो आपका बी जेड जो आ जाएगा बी नॉट कोस ऑफ एम पाई एक्स ओवर ए कोस ऑफ एन पाई वाई ओवर बी आ जाएगा। ए और बी यहाँ पे क्या है, कैविटी के डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। एम एन यहाँ पे मोड्स एंड जी की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सोन कुछ भी हो सकती है। डोमिनेटिंग मोड क्या होंगे, 0 0 अलाउड नहीं होगा। क्यों अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वहाँ पे होती है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे 0 0 पुट करें तो एफ सी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, जो कि अलाउड नहीं होगा। कि इसका मतलब होगा कि जो वेव गाइड है वो सभी फ्रिक्वेंसी को अलाउ कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो 0 0 अलाउड नहीं होगा। तो सब मिनिमम मोड क्या हो सकता है, 0 1 या 1 0 हो सकता है। इनमें से कौन सा डोमिनेट करेगा वो किस पे डिपेंड करता है। मान लो कि ये हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला इस तरीके से आ गया। 0 1 के लिए आपके जो फ्रिक्वेंसी है 0 1 यानी बी वाली टर्म यहाँ एग्जिस्ट करेगी, c/2 बी। 1 0 के लिए c/2 a आ जाएगा। अगर ए ग्रेटर है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, यानी कि एफ सी की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वही फ्रिक्वेंसी जो आपकी लिस्ट कट ऑफ जो आपका डोमिनेटिंग मोड कौन सा होता है जिसमें लिस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आए। तो दोनों में से लिस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसमें आ रही है, तो T10 मोड आपका डोमिनेटिंग होगा। अगर आपका ए लेस देन बी है तो बी ग्रेटर है तो ये वैल्यू आपकी स्मॉल है, यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी T01 में कम आ रही है, तो वहाँ पे वो डोमिनेटिंग आपका मोड होगा। टीएम मोड की अगर बात करें तो ई जेड इसके इक्वल आ जाता है। लोएस्ट पॉसिबल मोड इसमें 1 1 होगा। 0 0 0 1 या 1 0 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में ई जेड टर्म भी क्या हो जाती है, 0 0 0 हो जाती है, क्योंकि 0 0 में 0 हो जाएगी, 0 1 में भी 0 हो जाएगी, 1 0 में भी 0 हो जाएगी, तो ई जेड भी 0 हो जाता है। इसलिए वहाँ पे जो लोएस्ट पॉसिबल मोड होगा TM 1 1 होगा। ठीक है, अब कट ऑफ वेवलेंथ का अगर फॉर्मूला देखें तो वो होता है λc2/√m/a² प्लस n/b का स्क्वायर। गाइडेड वेव यानी कि वेव गाइड में जो आपकी वेव है जिस वेवलेंथ से प्रोपेगेट कर रही है वो आपकी होगी गाइड वेवलेंथ लैम्डा जी, जो कि होगी λ0/√1 - λ0/λc का स्क्वायर। λ0 यहाँ पे फ्री स्पेस में वेवलेंथ है, यानी अगर वही वेव फ्री स्पेस में मूव करे तो किस वेवलेंथ से मूव करेगी, तो वो λ0 से आपने डिनोट किया। ठीक है, λc क्या होगी यहाँ पे, कट ऑफ वेवलेंथ, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। आप देखिए फेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, c/√1 - λ0/λc का स्क्वायर। ग्रुप वेलोसिटी v = c/√1 - λ0/λc का स्क्वायर, और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर करें c² के इक्वल होता है। इंपीडेंस की अगर बात करें तो Z0/√1 - λ0/λc का स्क्वायर होता है। Zm की बात करें तो Z0/√1 - λ0/λc का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z0² के इक्वल होगा। अब एक आया कहाँ से, वो अगर हम थोड़ा सा देखें तो देखिए सॉल्यूशन जो हमने करना था वो इस इक्वेशन के लिए करना था। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो कैविटी का डायमेंशन है वो टू ही डायमेंशन में, एक डायरेक्शन तो क्या है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। तो कर्ली डेल स्क्वायर को कर्ली स्क्वायर और कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर और कर्ली वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और सिर्फ बी जेड के लिए सॉल्यूशन आएगा टी मोड में। ठीक है, यहाँ पे बी जेड लिख दिया, तो यहाँ पे ये टर्म क्या आ गया आपकी, इक्वल टू
के स्क्वायर आ गई, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन इससे निकला है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा बाई सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको जीरो पुट करते हैं तो के स्क्वायर इसके इक्वल आ जाता है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। और बाउंड्री कंडीशन अगर आप लगाते हैं, इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे 2 डायमेंशन पार्टिकुलर इन अ बॉक्स आपने सोल्व किया था फाइनाइट बॉक्स में। तो 2 डायमेंशन के केस में जैसे सोल्व करते थे, वहाँ पे के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर क्या आते थे आपके, के एक्स की वैल्यू क्या आती थी, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ओवर ए, ऐसे ही आती थी। के वाई की वैल्यू भी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ओवर बी के इक्वल आती थी। तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन आएगी, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे कैविटी बनती है, जो कैविटी बनती है वो बॉक्स की तरह ही बन रही है, फाइनाइट बॉक्स की तरह। तो यहाँ पे भी के एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एम पाई बाई ए, और के वाई की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई बाई बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं के एक्स और जो आपकी कैविटी की लेंथ है वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब के की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी यहाँ से, के की वैल्यू यहाँ से आपने निकालनी है, के इज इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पे के एक्स और के वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस इक्वल टू माइनस एम पाई ओवर ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाई ओवर बी स्क्वायर। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा था कि के हमेशा ही आपने क्या डिफाइन करना होता है, के स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो सस्टेन करने के लिए दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या आ जाएगी, दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ये सिचुएशन आ गई। अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जब ये इक्वेशन क्या कर जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, यानी उसको हमने डिनोट कर दिया ओमेगा सी से, यानी कि ये वाली टर्म जो है किसके इक्वल है, ओमेगा सी बाई सी के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से ओमेगा सी क्या आ जाएगा, सी इंटू दिस वन। अगर आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ से आप पाई को इधर कॉमन ले लीजिए, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई एफ सी। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी क्या आ गई, सी ओवर 2 एम बाई ए का स्क्वायर प्लस एन बाई बी का स्क्वायर। इसके बाद जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से आप निकाल सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी लैम्डा जी, और ये सारी डेरिवेशन जो है इसी से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से जो फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के करके निकाली है, और जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के करके निकाली है। तो ये सारा डेरिवेशन आप सिर्फ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर आपकी निकल आई है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये थे फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रो